नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। 9th क्लास वाले बच्चे प्रमोट होकर 10th क्लास में आ गए भाई। तो आज हम एक नया मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास का NCERT बेस्ड हम सॉल्यूशन करेंगे। आज हम पहला चैप्टर लेके आए हैं 10th क्लास का, रियल नंबर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो 10th क्लास में जो नए नए बच्चे आए उनका पहला ही चैप्टर बेटा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर की आज इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर जो बच्चा ध्यान से देख लेता है तो उसको एक्सरसाइज अपने आप से वो कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज के सवाल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन आज 15 से 20 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन देना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला चैप्टर तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट है बेटा, रियल नंबर। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे ही चलते हैं। रियल नंबर्स होते क्या है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का बिल्कुल बेटा बेसिक से करेंगे। दोनों को मैं समझाने की जो हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों बच्चों को समझ में आए। वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले बेटा देखो, वास्तविक संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है बेटा। नंबर लाइन से मतलब समझाऊंगा मैं आप लोगों को। नंबर लाइन का मतलब ये होगा बेटा, कोई भी संख्या है जिसको हम डिनोट कर सके इस नंबर लाइन पे, चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे फिर वो नेगेटिव क्यों ना हो, वो सभी रियल नंबर बेटा। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 में मान के चलता हूँ नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे आपको पता है 0 से इस साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं, इधर में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो देखो कहने का मतलब है, चाहे कोई भी संख्या अगर नेगेटिव है तो भी रियल नंबर है, अगर पॉजिटिव है तो भी रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम देखो यहाँ पे 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, ये सभी रियल नंबर बेटा। यहाँ पे -1 -2 ये सभी क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा, इसको बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बेटा ये होता है सेट ऑफ या फिर यूनियन ऑफ आपका क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होती है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये डेफिनेशन आप रियल नंबर की कर सकते हो बेटा। तो यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर अब बात करेंगे। इसमें क्या आता है बेटा, सारे रैशनल नंबर भी आपके रियल नंबर में आते हैं और इरेशनल नंबर भी आपके किस में आते हैं, आपके रियल नंबर में आते हैं। आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर कौन सा होता है, तो बेटा कोई भी नंबर है जिसे हम a/b की फॉर्म में डिनोट कर सकें। कहने का मतलब समझो, ये सभी बेटा देखो, जैसे मैंने बोला कि सर, तुम बोलोगे क्या सर 0 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है बेटा, क्योंकि देखो 0 को हम a/b की फॉर्म में या p/q भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी है। अब यहाँ पे समझो बात कि देखो, आप बोलोगे कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो मैं बोलूँगा हाँ है, बिल्कुल है बेटा। देखो 0 के ऊपर में 1 कर देते हैं, देखो तो ये क्या a/b की फॉर्म में नहीं आ गया है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बेटा। देखो 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब अगर हम नीचे 1 लगा देते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, a/b की फॉर्म में लिख रहे हैं हम a/b की फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर, जिनको भाई a/b की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए मैं बात करूँ आपका रूट वाली जितनी भी संख्या है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर। पाई भी इरेशनल नंबर रहेगा बेटा। ठीक है, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सारी क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। 1 मिनट में रफ कर देता हूँ।
देखो बेटा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो बेटा फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर है बेटा, कंपोजिट नंबर है कोई भी कंपोजिट नंबर है बेटा, उसको अगर हम गुणनखंड करते हैं, उसके हम फैक्टर करते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हमेशा किसके बराबर रहेगा, कंपोजिट नंबर हमेशा बराबर होगा भाई फैक्टर ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, फैक्टर ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। बात समझो बेटा ये क्या बोल रहा है, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है उसके फैक्टर की प्रोडक्ट के बराबर होता है, फैक्टर ऑफ देयर प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। हमेशा कंपोजिट नंबर होता है वो उसके जो भी उसके प्राइम फैक्टर बनते हैं बेटा उनकी प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 48। अब सबसे पहले कंपोजिट नंबर को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा। कंपोजिट नंबर एक ऐसी संख्या होती है, ऐसा नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं बेटा, दो से ज़्यादा। अब फैक्टर कैसे बनते हैं, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, कोई भी ऐसी संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं बेटा। अब एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ, जैसे 48 है बेटा, 48 के अगर हम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं बेटा, तो प्राइम फैक्टर आपको सबको आता है, 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है, फिर भी नहीं आता तो यहाँ से देख लीजिए बेटा। देखिए 48 है तो देखिए हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 24 पे जाएगा बेटा, उसके बाद 2 से फिर जाएगा 24 12 पे, उसके बाद देखिए 2 से ये जाएगा 6 पे, और ये 2 से जाएगा बेटा 3 पे, अब ये 3 से जाएगा 1 पे। तो देखिए 48 के जो प्राइम फैक्टर हैं बेटा, ये जितने भी अब ये टुकड़े बने हैं ये सारे प्राइम नंबर क्या रहेंगे बेटा, 48 के क्या रहेंगे, फैक्टर रहेंगे। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 और एक 4, तो ये देखिए 4 बार हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद देखो बेटा बात करते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, आपका 3 एक बार है और फिर क्या है 1। ऐसे ही बेटा देखिए अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 1 जा 48। यहाँ से मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था एग्जाम्पल के माध्यम से कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है वो हमेशा क्या है, उसके फैक्टर की प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है बेटा। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, जो कोई भी कंपोजिट नंबर है वो उसके किसके बराबर होगा, उसके फैक्टर जो प्राइम फैक्टर बनेगी उसकी प्रोडक्ट के हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे सर ये काम कहाँ पे आएगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ बेटा। ये प्राइम फैक्टर हम जैसे किसी भी 2 नंबरों का आपको प्राइम फैक्टर, आपको फंडामेंटल थ्योरम में क्या पूछा जाएगा, प्राइम फैक्टर दिया जाएगा किसी भी 2 संख्याओं का, तो उसमें क्या हमारे लिए आसानी हो जाती है एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए बेटा फंडामेंटल थ्योरम कहाँ पे काम आने वाली है, कोई भी 2 संख्या आपको दी जाएंगी, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ भाई 42 एंड 63, ये दोनों कंपोजिट नंबर बेटा, इनका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा किस काम में आएंगे, हमारे इनके हम जो प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा उससे क्या होता है, हमारा एलसीएम एचसीएफ निकालने में मदद हो जाती है बेटा। ठीक है, जैसे 42 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा, यहाँ पे हम 63 की निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो यहाँ से देखो बेटा 2 से जाएगा तो किस पे 21 पे जाएगा। अब देखो 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है 7 पे, और यहाँ से 7 पे जा रहा है बेटा 1 पे। ठीक है, उसके बाद देखो 63 को करेंगे तो ये 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है 7 पे, और ये जा रहा है 7 से 1 पे। यहाँ से देखो बेटा हमने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं 42 के एक साइड लिख लेते हैं और 63 के भी एक साइड लिख लेते हैं एक बार। 42 के जो प्राइम फैक्टर रहेंगे बेटा 2 एक बार है, 3 एक बार है, और 7 1 बार। ठीक है, और ये 1 रहेगा। उसके बाद 63 की बात करें हम, 3 रहेगा 2 बार, और 7 और ये 1। यहाँ से देखिए बेटा हमारा एक फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हमें उसके प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें है जो एलसीएम और एचसीएम निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। तो देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं तो बेटा हमें देखना सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है। देखो 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो
नहीं लिखेंगे 1 को तो भी चलेगा, क्योंकि किसी की भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा 1 के बाद जो सबसे छोटी संख्या उसको देखना, जैसे ये 2 है तो यहाँ पे देखना है 2 मैक्सिमम कहाँ है। 2 कहने का मतलब 2 जहाँ पर भी मैक्सिमम बार आ रहा है तो उसको उठा के रख देंगे। देखो 2 यहाँ पे एक बार है लेकिन इसमें एक बार भी नहीं है, तो इसका मतलब एक बार है तो हम एक बार 2 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 देखो यहाँ पे एक बार है लेकिन यहाँ पे कितनी बार है 2 बार, तो मैक्सिमम वाले को हमें उठाना है। देखो यहाँ 2 बार है तो हम 3 को 2 बार लिख लेते हैं बेटा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2 के बाद 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 7 एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे, तो एक ही बार लिखना बेटा, जो मैक्सिमम बार, लेकिन एक एक बार है दोनों में तो एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 3 जा 6 6 3 जा 18 7 जा आपका 126, ठीक है बेटा, ये रहेगा आपका एलसीएम। उसके बाद देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में भी हमारी बिल्कुल हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ में होता क्या है एक्चुअल में वो भी बता देता हूँ मैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। जैसे देखिए ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है तो उसको हम लिख लेंगे 3। और यहाँ पे देखिए और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में 7 कॉमन है तो 7 लिख लेंगे। और कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 7 3 जा 21 हमारा क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम देर न करते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखो बेटा हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका बेसिक जो हमारा है आज हम लेके आए थे, जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो जाएगा और इन्हीं चीज़ों से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो एक्सरसाइज में मैं आपको करके दिखाऊंगा एक सवाल। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्रूव डैट, यहाँ पे कर लेता हूँ, प्रूव that root 5 is an irrational number। तो बेटा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके टॉपिक में, 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए बेटा, इसमें क्या है आपको अज्यूम करना है, और ये क्या है देखो रॉन्ग अज्यूम, कहने का मतलब बेटा समझो ये कॉन्ट्राडिक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है रूट 5 इरेशनल नंबर हमें बताना है, तो इससे हमें अपोजिट मान लेना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी देखिए रूट 5 है, हमें पता है एक रैशनल नंबर है और इसने क्या बोला है, सॉरी इरेशनल नंबर है, तो हमें प्रूव करना है ये चीज़ कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट assume root 5 is an rational number। हमें अज्यूम कर लेना है कि क्या है रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब बात समझो, अगर रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है बेटा, तो मैंने बताया था कि इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या है रूट 5 ab के बराबर मैं रख सकता हूँ, तुम बोलोगे हाँ सर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए इस b को अगर मैं इधर ले आऊँ और ये इधर देखिए कुछ नहीं तो 1 कर लेता हूँ, आर पार के मल्टीप्लाई कर लेते, तो रूट 5 हमारा b के बराबर होगा। और अच्छा यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे हमने a b माना तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, a b के बराबर रखा है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हियर a and b इज क्या भाई को प्राइम नंबर। अब बोलोगे सर ये कौन सी बला आ गई, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये भी बताऊंगा बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। को प्राइम नंबर होते क्या है वो भी बताऊंगा मैं बेटा। ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ, अब यहाँ पे समझो मैंने बोला है a और b है ना, यहाँ पे एक बार एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको, a और b है ना वो क्या है, को प्राइम नंबर है। अब बोलोगे सर ये को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ सिमिलरिटी क्या हो कि दोनों में सिर्फ 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो, कॉमन कोई 1 के अलावा इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/2, तो यहाँ से एक चीज़ समझो बेटा, ये जो 3 है और जो ये 1 है, एक तरीके से a और b मान लीजिए आप 3 और 2 को, ठीक है। तो इनमें
सिमिलरिटी एक सिमिलरिटी है, क्या दोनों प्राइम नंबर है। सिमिलरिटी ये है कि देखो ये भी 1 की टेबल में आता है और ये भी 1 की टेबल में आता है, बाकी किसी टेबल में नहीं आते ये। तो वही कहने का मतलब है कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन क्या हो, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए बेटा आगे हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए √5b, यहाँ पे ये आ गया a के बराबर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्केयर कर देते हैं भाई बोथ साइड, ठीक है। तो स्केयरिंग जैसे ही हम करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड, तो देखिए √5 का स्केयर करते हैं तो स्केयर से रूट कट जाएगा तो 5 ये हो जाएगा b स्केयर और यहाँ पे हो जाएगा भाई a स्केयर। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, यहाँ से समझना आप लोगों को। एक बात समझिए, यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है। देखो अगर ये 5 है, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, एक बात समझो, ये 5 है, यहाँ से 1 मिनट आपको समझ में आएगा। देखो जैसे ये b स्केयर है और अगर a स्केयर, इस 5 को अगर मैं बराबर से इस साइड लेके आता हूँ तो ये डिवाइड करेगा, सभी जानते हैं डिवाइड करेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है क्या, कि a स्केयर है, a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, then a is also divisible by 5। ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी बेटा। फिर भी अगर नहीं आ रही तो फिर भी मैं इसका भी बेसिक आपको कंसेप्ट बता देता हूँ बेटा। अगर मान के चलो यहाँ पे b है बेटा, ये बोल रहा है कि a स्केयर, a का स्केयर हो 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से आपकी ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो एक बात समझो, अगर मैंने a स्केयर है कोई संख्या, मैंने लिख दिया जैसे 5 का स्केयर लिख दिया, ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है बेटा, ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये a है, जो a की वैल्यू है, तो ये भी तो 5 से डिवाइड हो रही है। और एग्जांपल के लिए समझिए 5 का स्केयर करते तो 25 हो जाएगा, 25 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 भी डिवाइड हो रहा है। तो बस यही समझाने का मतलब था कि a स्केयर अगर डिवाइड हो रहा है 5 से तो a भी डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। इसको देखिए बेटा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ रही है बेटा, अगर यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों की कि भाई जो हमारा a स्केयर है ना, वो किसके बराबर होगा बेटा, 5c के बराबर होगा। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कैसे आ गया। अब यहाँ से एक समझो, यहाँ पे c क्या है, तो c बताता हूँ, c एनी इंटीजर, हेयर c इज एन इंटीजर। अब ये बात समझो बेटा, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर बेटा ये बोल रहा है c कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से इसका भी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने यहीं पे बोला था, जैसे मैंने बोला था भाई यहाँ पे मान लो 5 बोला था, सही है, 5 बोला था, 5 का स्केयर करके मैंने बताया था कि 5 से डिवाइड हो रहा है। अब यही समझो बेटा, जो ये c है, ये a स्केयर है, मैंने बोला इसमें क्या है, 5 का मल्टीपल है कुछ, कोई भी इंटीजर। तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल क्या है बेटा, 5 का मल्टीपल 1 है, अपॉन 1 है, सॉरी 5 है, तो 5 से 5 कट रहा है तो 1 तो बच रहा है ना, 1 का स्केयर 1 होता है। ये बात समझ में आई। एक एग्जांपल के माध्यम से और बताता हूँ, यहाँ 5 की जगह अगर कुछ और होता, मान के चले यहाँ 20 होता, तो हम 20 का स्केयर करते, अपॉन में क्या था भाई हमारा 5 था। अब समझो इस 20 के टुकड़े क्या थे भाई, फैक्टर क्या थे, 5 और 4 था। समझ में आ रही बात, आ रही नहीं आ रही, 5 और 4 था, और इसका क्या था भाई, स्केयर था। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए ये 20 का स्केयर हो गया 400 और ये क्या था भाई 5 था। तो यहाँ पे देखिए 5, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ 5 हमारा बाहर आ रहा है, तो आगे क्या जा रहा है हमारा, ये
80। तो कहने का मतलब देखो 5 के मल्टीपल में कोई तो इंटीजर है ना, ये 5 कटने के लिए 5 से तो कट रहा है, लेकिन 80 हमारा बच रहा है ना, तो ये 80 क्या है, वो C है। वही समझाने की मैं आपको कोशिश की है कि ये C क्या हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है भाई उसके मल्टीपल में। अगर हम बड़ी संख्या लेके चलें, यहाँ पे मैंने 1 के माध्यम से बताया, यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया कंसेप्ट, तो मैंने बड़ी संख्या भी लेके बताई कि 20, अगर मैं 20 लेता हूँ तो देखो 20 का स्क्वायर कर देता हूँ 400, तो 400 ये 5 हमें डिवाइड करना है, तो 5 निकाल देंगे हम, तो हमारा क्या है 80 निकल के आ रहा है। इसके साथ में इस 5 के साथ में 80 कोई इंटीजर 80 भी आ रहा है, मल्टीपल है इसका। तो यहाँ पे वही बताया मैंने, C क्या है, कोई इंटीजर है बेटा, बस। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप। अब देखो बेटा हमें करना क्या है, हमें इसकी जो ए स्क्वायर की वैल्यू है ना वो पुट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो हमने मानी थी यहाँ पे इक्वेशन ये फर्स्ट, तो इस इक्वेशन में हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। देखो तो देखो ये आपको नजर आ रही होगी। तो इस इक्वेशन में हम इस ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 5c। तो ये देखिए बेटा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया भाई हमारा 5c का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है भाई, 5c का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सही है भाई। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 5 से कट जाएगा 5 पे, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद देखिए c स्क्वायर को यही रखते हैं, 5 इधर आ रहा है तो b स्क्वायर बाई 5। अब बेटा देखो एक बात समझो, यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि भाई देखो यही कंसेप्ट, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, अब ये बोल रहा है बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वही हम लिखेंगे ये। अच्छा ये कंट्राडिक्शन आ क्यों रहा है, देखो सबसे पहली बात तो हम ये बात करते हैं, देखो यहाँ से एक यही कंक्लूजन हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे देखो, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then b is also divisible by 5। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे निकल के आया था कि a स्क्वायर है 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा भाई, वही कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ रहा है कि b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी डिवाइड होगा किससे 5 से। तो देखो बेटा अब हमने स्टार्टिंग में चलते हैं, एक बार स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि a और b क्या है को प्राइम नंबर, सिर्फ इनमें कॉमन क्या है कि ये एक सिर्फ 1 इनका कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है क्या कि a और b स्क्वायर दोनों का एक फैक्टर और है, कौन 5। तो यहाँ ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा भाई, हमारे रोंग अजप्शन की वजह से, बस यही लिखना हमें। देखो हमने रोंग अजप्शन किया था, क्या ज्यूम किया था कि √5 इज इन इरेशनल नंबर, तो हमने रोंग अजप्शन किया था, इसका मतलब हमने √5 को क्या रैशनल नंबर माना था, ठीक है। तो अब क्या है ये कंट्राडिक्शन जो आया है हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया है, इसलिए यहाँ से प्रूव हो जाता है कि √5 क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो हमें लिखना क्या है, फाइनल लाइन में मैं आपको लिख देता हूँ बेटा, here 5 is also factor of a and b, ठीक है। here 5 is also factor of a and b, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि 5 है वो क्या है कि फैक्टर है a और a and b, ठीक है। a and b का क्या है भाई एक फैक्टर है, कौन 5। show that contradiction is r लिख लो, contradiction are rising भाई, जो contradiction है वो आ रहा है, क्यों आ रहा है, so that contradiction are arising our wrong assumption, हमने जो गलत माना था ना उसकी वजह से क्या आ रहा है भाई, विरोधाभास आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। तो hence
यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।